आज या ठिकाणी नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये आपण या ठिकाणी आलेलो आहे। या ठिकाणी सर्व पर्यटक लोक या ठिकाणी तिकीट काढत आहेत। हे लाईनला लागलेले आहेत। सर्व आपले बुद्धभूमी मावसाळा इथून जे काही धार्मिक सहल आलेली आहे ते सर्व या ठिकाणी बघा तिकीट काढत आहेत। नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये या ठिकाणी नालंदा बघण्यासाठी सर्व बाहेर गावून आलेले सर्व मंडळी आहेत। हे बुद्धभूमी मावसाळा इथून आलेले धार्मिक सहली मधले उपासक आहेत। हे तिकीट चेकर आहे। इथून तिकीट चेक करूनच पुढे पाठवलं जातं। वो भंते जी कहाँ गए? हाँ हाँ सब हे सर्व उपासक तिकीट काढत आहेत। नालंदा विश्वविद्यापीठ बघण्यासाठी आलेले सर्व माता भगिनी बांधव या ठिकाणी तिकीट काढत आहेत। चालते हो वापस करायचे चालते शिकवास। या नालंदा विश्वविद्यापीठ बघण्यासाठी सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिका बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून जे काही धार्मिक धम्म सहल निघलेली आहे या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। या ठिकाणी सर्व आपण बघत आहात नालंदा विश्वविद्यापीठाच्या या संपूर्ण परिसरामध्ये उपासक मंडळी आतमध्ये आलेले आहे। हा परिसर आपण बघत आहोत नालंदा विश्वविद्यापीठाचा। या ठिकाणी आपल्याला या विश्वविद्यापीठाची सविस्तर माहिती गव्हर्नमेंटचे गाईड अनिल कुमारजी हे आपल्याला या ठिकाणी माहिती देणार आहेत। हा विश्वविद्यापीठ नालंदा याचा हा पूर्ण परिसर आपण बघत आहोत। आज या नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये आपण सर्वजण आलेलो आहोत। या नालंदा विश्वविद्यापीठाची सविस्तर माहिती या ठिकाणी आपल्याला देण्यासाठी गव्हर्नमेंटचे जे गाईड आहेत अनिल कुमार म्हणून या ठिकाणी आहेत। हे आपल्या समोर हजर आहेत। हे आपल्याला या संपूर्ण विश्वविद्यापीठाची बारकाईने आणि सखोल माहिती देणार आहेत। आपण सर्वांनी शांत चित्ताने आपण बारकाईने लक्ष द्यायचं आहे। जय भारत। प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूं इस पावन भूमि धरती पे। जो धरती पे आप आज बैठे हैं, एक समय था कि यहाँ बुद्धा भगवान आए, बुद्धा भगवान बैठे हैं। और बहुत बहुत स्वागत भंते जी का, जो समय रहते कहाँ किस पॉइंट पर अपने लोगों को अच्छी तरह से दिखाना है, अपने अच्छे लोगों को ही वहाँ गाइड में रखना है, इनकी पहचान होती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की कहानी बुद्धा भगवान के समय से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए थे। बुद्धा भगवान ने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारीपुत्रा। मोगलाना जिनकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, यहाँ पे सारीपुत्र की समाधि है। आप जानते हैं ना, सारीपुत्र का जन्म और निर्वाण
एक ही जगह में हुआ था। सारीपुत्र का जन्म भी यही हुआ और निर्वाण भी यही हुआ। सारीपुत्र के निर्वाण प्राप्ति के बाद यहाँ सबसे पहले राजा अशोक ने एक स्तूपा का निर्माण किया, जो सारीपुत्र का स्तूप था। सबसे पहले सम्राट अशोक ने उसे बनाया पाली, और उसी स्तूप की यादगारी में इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मगध के राजा, अपने बौद्ध राजा कुमार गुप्त ने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले कुमार गुप्त राजा थे, जो मगध के राजा थे। उस समय मगध की राजधानी राजगीर थी, और राजगीर से इसको वो कंट्रोल करते थे। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय राजा कुमार गुप्त ने बनाया। फिर हर्षवर्धन और देवपाल राजाओं के द्वारा भी इसका विस्तारीकरण हुआ, विस्तृत हुआ। इस तरह से नालंदा 3 काल में बना। गुप्त, हर्ष, पाल काल में नालंदा की एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हो गया। यहाँ पे 10,000 बौद्ध विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 5वीं शताब्दी में बना, लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का यहाँ पे अटैक हुआ। इसे जला दिया गया, इसे नष्ट कर दिया गया। ये तो पूरे दुनिया को ज्ञान दे रहा था, ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, लेकिन इसको भी उन्होंने, दुष्ट लोगों ने नहीं छोड़ा। आप जानते हैं ना, कहीं भी चोरी होती है तो लोकल लोगों का हाथ अवश्य होता है। लोकल ब्राह्मण लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया और ये अपना बौद्ध विश्वविद्यालय को जलवा दिया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी। जब जलाई गई, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय 6 महीना तक, 6 महीना तक लगातार जलता रहा। अपनी पूरी संपदा, पूरी बौद्ध संस्कृति जल से बर्बाद हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये मिट्टी से ढक गया था, एक पहाड़ के जैसा, जैसे वो टीला जैसा वहां दूर में देख रहे हैं। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। इसको खोद खोद करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, कहां क्या है बताने जा रहे हैं, ये बातें कोई कल्पना नहीं है कि जो मन में आए मैं बता दिया और आप खुश हो जाइए। नालंदा के एक एक बातों की जानकारी हुवेनसोंग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो चाइना का बौद्ध विद्यार्थी यहाँ रहकर पढ़ा था और पढ़ाया था। उन्होंने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो डायरी चाइना में है, जिस डायरी का नाम है CUG। उन्होंने उस डायरी में वर्णन किया था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। तो नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दामने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह। नालंग जो है ये पाली वर्ड है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ पाली भाषा में पढ़ाई होता था, जो अपने बुद्धा भगवान की भाषा है। लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सारे विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े महाचार्य थे, बौद्ध महाचार्य थे, उनका नाम है नरोपा, तिलोपा, गुरुपद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना, चंद्र कीर्ति, शीलभद्रा, अतीसा, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे। नालंदा विश्वविद्यालय मैंने बताया टोटल फ्री शिक्षा थी। रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो भी राजा इनको दे देते थे। लेकिन यहाँ का एडमिशन बड़ा टफ था, तो किसी अच्छे संस्थान के लिए ये अच्छी बात है। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, जिस गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे, और द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद किसी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ होता था। मींस एडमिशन टेस्ट। जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहां का चपरासी परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे। लेकिन अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है,
चूंकि 10 किलोमीटर में मात्र 1 ही किलोमीटर का खुदाई हुआ है, तो एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और घूम के उसी से वापस बाहर आएंगे। साधु साधु साधु। तो ये नालंदा का नया गेट है। जब ओरिजिनल गेट नहीं मिला, ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, चूंकि मात्र 1 ही किलोमीटर की खुदाई हुई है। ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं। एक एक कमरे में एक एक छात्र रहते थे। उस समय का ये ग्राउंड फ्लोर है, वो दरवाजा होता था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाते थे। इस तरह से बहुमंजिली इमारत थी। जरा दीवार की मोटाई देखिए, काफी मोटा मोटा दीवार था, कम से कम 4 फीट, अधिक से अधिक 12 फीट, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा, मजबूती होता था। और तीसरा, देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है, हेलो 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 हेलो, है ना? यानी दूर से भी टीचर पढ़ाते थे तो बच्चे भली भांति उनको सुन पाते थे। इसे बौद्ध विहार कहा जाता था, जहां लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। एक बौद्ध विहार हम लोगों ने ये देखा, दूसरा ये था। हर 2 बौद्ध विहार के बीच में एक गलियारा होता था और हर 2 बौद्ध विहार इंटरकनेक्टेड था, एक से दूसरा में जाने का रास्ता था। जब मेन गेट नहीं मिला तो यहाँ और यहाँ दीवार काट करके इसको अभी रास्ता बना दिया गया है। इसी से वापिस बाहर जाना है। जा सकते कि नहीं पता नहीं। रहे हैं, एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। एक एक हॉस्टल में एक एक 100 लोगों के रहने, पढ़ने, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। हर बौद्ध विहार, हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में बुद्धा भगवान की मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद भी लोग जाते या आते थे। इसमें 75% जो दीवारें हैं एकदम ओरिजिनल है, लेकिन वो 25% बाद का है जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी,
बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। कितना अंतर है दोनों में आप खुद देख सकते हैं। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर बौद्ध विहार में एक एक 100 लोग रहते थे, जिनके लिए 2 बाथरूम होता था। ये दोनों स्नान घर है। हर आंगन में कुआं है, वहां से जल ला करके लोग यहाँ स्नान करते थे। इनके नाली का सिस्टम देखेंगे, उधर से ये ढाल बना हुआ है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा। 3 इंची से शुरू हुआ नाली यहाँ 30 इंची गड्ढा हो गया है, लेकिन सीमेंट बाद का है। ये सब ओरिजिनल वाला है, ये सब बाद का है। जो बाद का है वही देखिए टूट रहा है, पहले वाला अभी भी जस का तस टिका हुआ है। कितना? ये सब रहने के कमरा है। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था। हर दरवाजे पे एक दीपक रखने की जगह बनी हुई है। तो ये सब एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए बना हुआ था। ऊपर जो कटिंग है वो वेंटिलेशन के लिए है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। तो सारा कमरा एक जैसा है। हर एक बौद्ध विहार में 2 स्पेशल कमरा होता था। एक कमरा जिसके अंदर एक गुफा बनी होती थी, इसके अंदर जाकर के लोग ध्यान करते थे, साधना करते थे। और बगल कमरे में बुद्धा भगवान का बड़ा मूर्ति होता था, जहां ध्यान करने के पहले और बाद पूजा करने लोग जाते थे। मूर्ति यहाँ टूट गई है, मूर्ति का चरण चिन्ह बचा हुआ है। चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। कुछ आदमी बाहर से इसको गुफा को देखेंगे, चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है। कुछ इसको देख के उसमें जाएं, फिर उसको देख करके इसमें आए। ये गुफा के अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही देखना है। तो कुछ इसमें आ जाइए, कुछ इसमें गुफा का दर्शन। यहाँ भगवान बुद्ध के मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह है सर। नमस्कार करिए। अंगुली का दाग, ये पैर के तलवे का दाग बहुत एनर्जेटिक है। आप लोग नमस्कार कर लीजिए, नमस्कार करके आइए। भगवान बुद्ध की मूर्ति का वहां चरण चिन्ह बचा हुआ है। तसं ते चित्र आपल्याला बघण्यासाठी तो हर बौद्ध विहार का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है। यहाँ से शिक्षक इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था, जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने बौद्ध विहार के अंदर ही रहना, पढ़ना, खाना पीना होता था। ये बगल में देखिए चूल्हा है। नीचे से काठ का लकड़ी जब इसके अंदर लगाया जाता था, पूरा चूल्हा पे आग तैयार होता था। क्लास चलते वक्त लोग यहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे।
माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। बुद्धा भगवान की मूर्ति बनाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे जी। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई भी बनाते थे। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब बौद्ध विहार के अंदर होता था। जब वहाँ खाना बनता था, वहाँ बैठ के लोग खाना ये दीदी मांगे सर। तो ये दोनों सामने में जो देख रहे हैं, यह स्टोर रूम है, गोदाम, जहां वो चावल रखते थे। इसके छत की बनावट देख रहे हैं, कमानीदार बना हुआ है। एक ईंट के ऊपर एक ईंट का बैलेंस है, इसीलिए आज भी ये छत टिका हुआ है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। गोदाम के सामने यहाँ बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति होती थी। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए इधर और इधर ये दो पत्थर लगा हुआ है, जो अबरक का पत्थर है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे परावर्तित होता था, रिफ्लेक्शन होता था, यानी दर्पण के जैसा, शीशा के जैसा प्रकाशित भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ से होता था। ये जगह जगह पर काट करके दिखाया। 3 राजा ने 3 तरह का मटेरियल लगाया। ये बड़ा बड़ा ईंट कुमार गुप्त के समय का है, यानी ये सबसे पहला राजा ने लगाया। ये ईंट का टुकड़ा, चूना सुर्खी माटी का दीवार हर्षवर्धन राजा के समय का है। ये छोटा छोटा ईंट राजा देवपाल के समय का है। 3 राजा के समय ये बनता। नालंदा विश्व विद्यापीठामध्ये जी विहीर बनवली होती ती विहीर आपण बघत आहोत। चला समोर चला। नालंदा विश्व विद्यापीठामध्ये जी विद्यार्थी राहत होते त्यांना भोजनासाठी हे गोडाऊन बनलेलं आहे। याच्यामध्ये चावल ठेवले जात होते। हा दरवाजा आहे। अतिशय बांधणूक बघा किती व्यवस्थित बांधकाम केलेलं आहे। नालंदा का नया इतिहास भी है। ये पूरे दुनिया में वायरल नहीं हुआ। मोबाइल पे अभी भी यूट्यूब पर ये समाचार लागू है। चाइना का एक बौद्ध विद्यार्थी 1 जनवरी 2017 को यहाँ घूमने आया था। भूटान के वो महारानी का बच्चा था। भूटान के महारानी का बौद्ध था। वो बच्चा नालंदा का पूरा कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहा था। जब वो इस ब्लॉक में आया, ऊपर जाने के रिजिड हुआ। जब ऊपर गया, ऊपर के उन कमरों को गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था, वो कोना के कमरा को उसने बताया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बौद्ध कल्टी के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता। वो यानी पुनर्जन्म की चर्चा करता था। हकीकत क्या है नहीं सकता। हो 15 14 लिहून मस्त टूर झालं घर पाहणं। तो हम एक बौद्ध विहार को देखा
उस तरह से कुल 11 बौद्ध विहार उधर मिला है एक जैसा, जबकि कुल 108 बौद्ध विहार थे। और हर बौद्ध विहार के सामने ये बड़ा छोटा सब एक एक बौद्ध स्तूप था, बौद्ध मंदिर था, चैत्य था। ये सभी मंदिरों का निर्माण सब एक जैसा था। ये नालंदा की सबसे मेन स्तूपा है। इसका नाम है सारिपुत्र स्तूपा। अब आप एक प्रश्न कर सकते ना, भाई इतनी बड़ी बौद्ध विश्वविद्यालय यहाँ क्यों बनी? इसलिए कि बौद्ध विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त राजा ने बनाया। उससे पहले मैंने बताया था यहाँ बुद्धा भगवान आए थे। बुद्धा भगवान ने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारिपुत्रा। सारिपुत्र के मर जाने के बाद सारिपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने पहले यह स्तूपा बनाया, जो स्तूप गोल था, उसमें सारिपुत्र का राख रखा गया। उसके बाद उसी स्तूप की यादगारी में ये जब जब बौद्ध विश्वविद्यालय बना, तीनों राजाओं ने देखिए सीढ़ियां बना करके इस स्तूप को ऊपर किया। 3 काल की 3 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी गुप्त काल का, दूसरा हर्ष काल का, तीसरा पाल काल का। तीनों राजाओं ने बारी बारी से इसको ऊपर किया। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का विशाल मूर्ति था जो टूट गया है। बख्तियार खिलजी ने तोड़ा, फिर भूकंप में भी टूट गया। इनके आसपास ये जो चौकोर वाला देखते हैं सब ध्यान करने का जगह है, लेकिन इसमें बहुत सारा गोल 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 देख रहे हैं ना, गोल गोल सामने भी बना हुआ है, उधर पीछे भी बहुत सारा है, इधर दूर दूर तक गोल गोल बहुत सारी है, जो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, चूंकि विद्यार्थी पूरे संसार से यहाँ पढ़ने आते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। यदि बड़ा है तो किसी टीचर का है, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का है, एकदम छोटा है तो जूनियर स्टूडेंट का है, ऐसा समाधि बना हुआ है। इसी तरह से सेम इधर समाधियां और बौद्ध स्तूप हैं, उधर सब एक ही जैसे हॉस्टल हैं। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ, इसके बाद जाना मना है। अब यहाँ के बाद इच्छा है तो आप इधर उधर घूम सकते, फोटो ले सकते, बाहर निकलना उसी गलियारे से है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत। मैं एक लाइसेंस गाइड होता हूँ, हमें कोई वेतन नहीं मिलता है। जो आप हमें बख्शिश के रूप में देते हैं, कुछ धम्मदान के रूप में देते हैं, हमारा उसी से जीविका चलता है। अतः मेरा सबसे निवेदन होगा, जो आप उचित समझते हैं अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार धम्मदान के रूप में देंगे, उसी से हमारा गुजारा चलता है। और कभी भी आए तो गुरु जी के साथ साथ यहाँ एक ध्यान रखेंगे कि अपना एक अनिल कुमार गुप्ता भी अपना आदमी है। ओके, जय भीम, जय भीम, जय भीम।